हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स 2.7। आप हैं हमारे यूट्यूब के क्रैश कोर्स सेशन 2024-2025 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससीबी क्लास 12 मींस बिहार बोर्ड क्लास 12 की तीसरी पोएट्री नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इससे पहले कि हम लोग इस कविता को स्टार्ट करें, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें इस कविता को पढ़ने से पहले समझनी चाहिए। मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग जानेंगे राइटर के बारे में, हम लोग जानेंगे इस कविता के टाइटल के बारे में, आखिर किन स्पेशल चीजों, कौन सी जरूरी चीजों को इस कविता को पढ़ते समय ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे कि हम अपने एग्जामिनेशंस में मार्क्स को बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि आप जो ये क्लास कर रहे हैं, आप जिस समय मेरे वीडियो को अभी आप देख रहे हैं तरह तरह के अलग अलग मीडियम्स में, तो इसका जो उद्देश्य है ना तो एंटरटेनमेंट है, ना किसी तरह की ये मूवी है, ना आप टाइम पास करने चले हैं, ना ये एंटरटेनमेंट का सवाल है। ये सवाल है आपके करियर का, ये सवाल है आपके मार्क्स का। आप इमेजिन करिए कि अगर आपके सामने 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप, और उसमें आपको लिखा हुआ हो कि राइट अ ब्रीफ समरी फॉर द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. Auden, तो फिर क्या होगा? तो कल जो आपदा आपके ऊपर आ सकती है उसकी तैयारी तो आज करनी होगी। लास्ट में अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल है। आप एग्जाम के एक रात पहले अगर सीरियस हो भी गए तो फिर क्या हुए? अभी आप इस चैप्टर को पढ़िए, ऐसे पढ़ेंगे। हमारी पूरी टीम जो हम लोग आपको यहाँ लेके आ रहे हैं चैप्टर्स को, हम लोग की ये कोशिश रह रही है कि हम इस तरह से आपके सामने चैप्टर्स को परोसें कि आपके मन में चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल, कोई डाउट, कोई दुविधा ना रह जाए। अब आपको भी थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, जरूरत है कि थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाएं और आप चैप्टर्स को बहुत बारीकी से समझें। So in the beginning we'll talk about W.H. Auden. W.H. Auden, इनका जन्म यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था 1907 में, ठीक है। 1907 में इनका जन्म हुआ, 1973 में इनकी मृत्यु हुई। मरने से पहले इनका जन्म यूं तो हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन मरने से पहले ये माइग्रेट कर गए थे और ये अमेरिका जाके बस गए थे। वहां पे हार्ट फेलियर से, सीवियर हार्ट डिजीजेस थे इनको, बहुत लंबे समय बीमारी से जूझने के बाद फिर वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। W.H. Auden की एक बहुत खूबसूरत सी कविता यहां हमारे सामने है। पहले इस कविता को समझते हैं कि आखिर ये कविता है क्या, इसकी थीम क्या है। W.H. Auden ने जब इसको लिखा था तो इस कविता को लिखते समय उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या ऐसी चीज है जो समझाना चाहते हैं जिससे हमारे आपके सबके जीवन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो कविता का नाम है स्टूडेंट्स नाउ अब द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इट मीन्स पत्ते झड़ते हैं ऑटम के सीजन में। तो इस कविता में राइटर ने ऑटम सीजन को डिपिक्ट किया है। ऑटम सीजन को, पतझड़ के मौसम को राइटर ने दर्शाने की कोशिश की है। देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे दो सीजन होते हैं। एक सीजन होता है हमारा ऑटम और दूसरा जो सीजन होता है वो होता है हमारा स्प्रिंग। स्प्रिंग के सीजन में, बसंत ऋतु में, आपको पता है कि नए नए पत्ते पेड़ों पे निकल आते हैं। ये जो ऑटम का सीजन होता है ये पतझड़ का मौसम होता है और इस मौसम में पेड़ से सारे पत्ते झड़ने लगते हैं। इट मींस ये जो ऑटम का सीजन है, ये जो पतझड़ का मौसम है, ये मौसम लाइफ के मिजरीज को दर्शाता है, जीवन के कष्ट को दर्शाता है। सपोज करिए कि अगर पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ सूख गया है, बूढ़ा हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि भैया इस पेड़ का तो पतझड़ चल रहा है। क्या हो अगर कोई इंसान बहुत बूढ़ा हो गया हो, चेहरे पे झुर्रियां हो, उसके हाथ पैर थरथराते हो, झुक गया हो, घुटने के बल वो चलता हो, तो इट मींस कहीं ना कहीं उस इंसान के जीवन का भी पतझड़ चल रहा है। अगर वो एक पेड़ है, अगर मेटाफोरिकली आप उस इंसान को पेड़ से कंपेयर करें, तो उसका जो बुढ़ापा होगा उसके लिए पतझड़ होगा। तो राइटर यहां पे इन्हीं सारे मुद्दों को हमारे सामने रखते हैं कि भाई जीवन का भी एक पतझड़ आता है। जब जीवन का पतझड़ आता है तो क्या होता है इंसान के साथ। श्री कृष्ण ने कहा था नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ता तपो न शोषयति मारुता। ये जो शरीर है इसका अंत होता है, इसका नाश होता है, एक दिन ये खत्म हो जाती है। लेकिन जो आत्मा है, जो भीतर की चेतना है, वो अजर अमर है। ना उसको शस्त्र काट सकता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना पानी उसको गला सकता है, ना हवा उसको उड़ा सकती है, वो अजर अमर है। लेकिन ये जो शरीर है इसका तो एक एक्सपायरी है, इसका एक अंत है, ये एक दिन खत्म होगा। तो जब शरीर का अंत आता है, जब पतझड़ का मौसम, जब पतझड़ का समय आता है इंसान के शरीर के ऊपर, तो इंसान के साथ उसके लोग,
उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, मोहल्ले वाले कैसा बर्ताव करते हैं, इंसान को उस समय कैसा फील हो रहा होता है। राइटर इस कविता में हम लोगों को यही समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कविता का जो थीम है, थीम का मतलब मैंने अभी आपको बताया, उद्देश्य। राइटर इस कविता के थीम क्या बनाते हैं इस कविता का? ओल्ड एज, इंसान के जीवन का जो अंतपन है, जो बुढ़ापा का समय है, वो ओल्ड एज। ओल्ड एज और इसके अलावा, ओल्ड एज के अलावा डेथ, ये जो डेथ है, जो कांस्टेंट एंड है एक इंसान के जीवन का, राइटर इस कविता में उस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पोएट्री हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल्ड वे में समझिए। आप बहुत जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, वो करेंगे क्या कि आपके सामने आएंगे, एक कविता को स्टार्ट करेंगे, जब वो कविता को शुरू करेंगे तो लगेगा कि भैया ये तो पढ़ा के बिल्कुल एकदम बर्बाद कर देगा, पढ़ा के एकदम धुआं निकाल देगा। लेकिन पूरे कविता को पढ़ने के बाद लास्ट में आपको यही पता चलता है कि भाई सिर्फ धुआं ही निकला है, बात इसमें से नहीं निकली है। तो अनलाइक अदर यूट्यूबर्स, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूं, मैं टीचर हूं। मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको कंटेंट अवेलेबल कराना जिससे आपका कुछ भला हो सके। तो यहां पे हम लोग आते हैं, थीम आप समझ चुके हैं, बुढ़ापा, जीवन का अंत, लोगों का व्यवहार, लोगों का बर्ताव, उस मरने वाले बूढ़े की तरह, ये इसका थीम हो गया। ये जो हमारी कविता होगी, ये कविता हमें मिलेगी 5, यहां ध्यान देंगे 5 स्टेंजा में ये कविता है। हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। अगर आप लाइन्स को काउंट करें 1 2 3 4, तो हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं क्वार्ट्रेंस। 4 लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं? क्वार्ट्रेंस। तब ये 4 लाइन का स्टेंजा हो गया। तो 4 लाइन का एक स्टेंजा होगा और ऐसे 4-4 लाइन के 5 स्टेंजाज होंगे, यानी 5 स्टेंजा, 20 लाइन, 4 क्वार्ट्रेंस, ये हम लोगों को मिलने वाले हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस कविता की। पहले सीन को समझते हैं। राइटर कहता है, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे आपको यहां पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा सा आपको पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ के नीचे जो बहुत सारे छोटे छोटे जो पेड़ निकले हुए होते हैं, इनको कहते हैं नर्स। इनको क्या कहते हैं? नर्स। नर्स क्या होता है? जैसे जो बड़े वाले पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं, पेड़ लगा दिए जाते हैं। इससे होता यह है कि ये जो बड़ा वाला पेड़ है, इसको स्ट्रेंथ मिलती है, इसको ताकत मिलती है। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उस पेड़ के जड़ को पकड़ लेते हैं, मिट्टी बंधी हुई होती है तो उस पेड़ को मजबूती मिलती है। ये होता है हमारा नर्स। ये यहां समझना आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दिया। फिर अब हम लोग कविता को लाइन वाइज स्टार्ट करेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे मैं आपको वो बताता हुआ चलूंगा। फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। वीडियो को बहुत लास्ट तक, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, एक चैप्टर है, 5 नंबर का सवाल है, तो आपको उस हिसाब से ही देखना चाहिए। यहां पे राइटर कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब पतझड़ चल रहा है। यहां पतझड़ को आप मेटाफोरिकली कंपेयर करिए उस बूढ़े इंसान के बुढ़ापा से। मतलब वो इंसान इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन का बुढ़ापा आ गया है, अब मैं बहुत दिन तक नहीं रहने वाला हूं, पत्ते बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। तो राइटर अपने जीवन को, अपने लाइफ को क्या करते हैं, आपके सामने किस चीज के थ्रू पेश करते हैं? वो पतझड़ के मौसम और पेड़ पौधे और नर्सेज के थ्रू आपके सामने लेके आते हैं। राइटर कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। पतझड़ का मौसम आ चुका है, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे नर्सेज हैं, ये जो नर्स हैं, छोटे छोटे पौधे जो आसपास पेड़ों को मजबूती दे रहे हैं, ये भी बहुत लंबे समय तक टिकने वाले, रहने वाले नहीं है। नर्सेज टू द ग्रेव्स, यहां पे 2 है। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। यहां पे एक वर्ड है बाबू, प्रैम्स। प्रैम्स का मतलब क्या होता है? आप इसको पालना समझ सकते हैं, या जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को एक गाड़ी की तरह होता है, चक्का लगा होता है, बच्चों को उसमें रख के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसको टहलाने घुमाने निकलते हैं। यहां पे उसकी ही बात हो रही है। तो राइटर कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। पतझड़ आ चुका है, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, और ये जो नर्सेज हैं, नीचे छोटे छोटे पौधे, उनके फूल भी टिकने वाले नहीं हैं। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। ऐसे हजारों सैकड़ों जो नर्सेज हैं, मेरे जैसे जो हजारों लाखों बूढ़े हैं, वो कब्र में जा चुके हैं,
लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है। जीवन का जो पालना है ऐसे ही चलता रहता है। ये सृष्टि का नियम है। एक जीव मरता है तो फिर कहीं और किसी और रूप में, किसी और जीव के रूप में एक नए जीव का जन्म हो जाता है। तो राइटर बहुत उदासीनता भी नहीं चाहते हैं समाज में, वो अपनी स्थिति बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, आशावाद की बात करते हैं। तो कहते हैं कि पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, नरगिस, ये जो नर्सेज हैं वो हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। ऐसे हजारों लाखों नर्सेज कब्र के भीतर जा चुके हैं, दफन हो चुके हैं, लेकिन जीवन पे, इस धरती पे, इस प्रकृति पे किसी के मरने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन का जो चक्र है, जो पालना है, ऐसे ही चलता रहता है। पहला स्टेंजा है। दूसरे स्टेंजा में अब राइटर कहते हैं, देखिए चूंकि अब तो वो मरने वाले हैं, उनका मौत अब नजदीक आ चुका है, वो मरने वाले हैं, तो यहां पे एक वर्ड है बाबू, विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स का यहां मतलब क्या है? मौत के फरिश्ते। मौत के फरिश्ते, मौत के फरिश्ते मतलब यमराज के दूत, यमदूत। ये जो यमराज के दूत हैं वो आ चुके हैं मुझे ले जाने के लिए। जब एक इंसान बूढ़ा हो चुका होता है तो वो बार बार कहता है कि अब तो मेरा अंत आ चुका है, अब मैं कितने दिन का मेहमान हूं। उसे ये एहसास होता है कि उसके कानों के पास कोई फुसफुसा रहा है, कोई कह रहा है, कोई उसको बुलाने आया है, कोई उसको ले जाने आया है। तो यहां पे दो चीजें हैं। अगर आप विस्परिंग नेबर्स का एग्जैक्ट मतलब देखें तो डेयर डेविल्स की बात हो रही है, मौत के फरिश्तों की बात हो रही है, यमदूत की बात हो रही है, वो जो उस बूढ़े को लेने आए हैं, या हमारे समाज के वैसे लोग जो हमेशा निराशावादिता की बात करते हैं, बुराइयां करते हैं, किसी को चैन से जीने नहीं देते, चुगली करते हैं, चापलूसी करते हैं, ये उनके ऊपर भी सूटेबल बैठता है। राइटर दोनों ही चीजों को सिंबॉलिकली एक साथ पैरेलल लेके चलते हैं। दूसरे स्टेंजा में वो कहते हैं कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। प्लक का मतलब होता है बाबू वंचित करना, ठीक है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। ये जो मौत के फरिश्ते हैं, ये जो यमदूत हैं, वो आ चुके हैं, वो चारों तरफ मेरे दाएं बाएं कान में फुसफुसा रहे हैं और जिंदगी को वो जीने नहीं देते हैं। मेरे जीवन का जो उत्साह है, मेरे जीवन की जो खुशी है, उस खुशी को वो छीन रहे हैं, मेरे पास से निकाल रहे हैं। बड़ी फुसफुसाहट, बड़ी इरिटेशन महसूस हो रही है। राइटर बूढ़ा अब समझ चुका है कि वो मरने वाला है। तो कहते हैं क्या कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। ये जो मौत के दूत हैं, यमराज के दूत हैं, वो कान में दाएं बाएं फुसफुसा रहे हैं, वो मुझे, मेरे जिंदगी को जीने नहीं देते, वो मेरे खुशियों को क्या कर रहे हैं? फिर से छीन रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। ये जो हाथ आज चल रहे हैं, ये जो हाथ आज काम कर रहे हैं, अभी चलो बूढ़ा हो चुका है, झुक गया है, लेकिन हाथ तो काम कर रहे हैं उसके। ये कहता है कि जो मेरे हाथ हैं, जिनमें ताकत है, जिससे मैं कुछ काम को कर लेता हूं, अब ये हाथ भी जम जाएंगे। बुढ़ापे में हाथ पैर बहुत काम नहीं करता, घुटने पे आके टिक जाएंगे। मुझे खड़ा भी होना होगा तो घुटनों का सहारा लेना होगा। मैं अब उस जवानी वाले दौर, मैं अब उस जवानी वाले ताकत में नहीं रह गया। ये दो स्टेंजाज हो गए। इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेंजा में। तीसरा स्टेंजा कहता है, अब यह कहता है कि देखो, राइटर तो समझ चुके हैं कि अब उनका अंत आ चुका है, मरने वाले हैं। अब राइटर अपने कंडीशन को बाकी दुनिया के लोगों के कंडीशन से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। और वो कहते क्या है कि देखो, इंसान ये जानता है कि कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाला, कोई हमेशा इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा उसका अस्तित्व नहीं होगा। फिर भी इंसान पता नहीं क्यों मरने से डरता है, जबकि तो सत्य है, मौत तो मुअय्यन है भाई, वो तो आनी ही है एक दिन। तो राइटर कहते हैं कि डेड इन 100 एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। देखिए, जब एक इंसान मरता है, जब कोई इंसान बूढ़ा होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको एक, जैसे क्रिश्चियंस जो होते हैं, उनका एक ताबूत होता है, कॉफिन होती है, ठीक है। और इस कॉफिन में डेड बॉडी को डाल के, ये जो कॉफिन है, कॉफिन में डेड बॉडी को डाल के और फिर उसको उठा के ले जा रहे होते हैं। अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो पीछे जो लोग चल रहे होते हैं वो जीसस का नाम लेते हैं। इस्लाम में का अगर कोई मानने वाला है, वो सुपुर्दे खाक उसको करने जा रहे होते हैं, तो भी उसके पीछे लोग होते हैं। सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, अगर उसमें किसी की मृत्यु होती है तो भी 2-4 लोग आगे, 2-4-10 लोग पीछे चलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके लेके जाते हैं। राइटर वही कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? क्या दुनिया चलना बंद हो जाएगी? क्या मेरे जो लोग हैं खाना पीना खाना छोड़ देंगे? क्या वो मेरे पीछे चिता पे कूद जाएंगे?
क्या जब मैं ताबूत में भर दिया जाऊंगा तो मेरे पीछे जो मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे मेरा बाल बच्चा ही क्यों नहीं हो, क्या वो उस ताबूत में जाके घुस जाएगा? नहीं। वो दुनिया के वास्तविकता को समझाते हैं, दुनिया के हकीकत को इस स्टेंजा में समझाते हैं। और सुनिए कहते क्या है। वो कहते हैं कि डेड इन 100 एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। जब कोई मरता है उसको ताबूत में भर के ले जाते हैं तो उसकी डेड बॉडी को लोग आगे ले जाते हैं और पीछे पीछे सैकड़ों लोग होते हैं। मरने के बाद जिंदगी में जब एक बूढ़ा तड़प तड़प के मर रहा होता है, एक गिलास पानी को वो तरसता है, उस समय उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता। हमारे समाज की पता सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत दुख की बात है। अगर एक इंसान जरूरतमंद है, लाचार है, हॉस्पिटलाइज है, बहुत गरीबी में जी रहा है, खाने को उसके पास नहीं है, तो उसको कोई आके 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया नहीं देगा। वो इंसान उस गरीबी में, उस मुफलिसी में जब तड़प तड़प के मर जाएगा तो सैकड़ों लोग आएंगे उसके श्राद्ध में और सब 500, 1000, 2000 न्योता करके चले जाएंगे। भैया ये 500 लोग, अगर वो इंसान जब जरूरतमंद था उस समय जीवन में उसको 500-500 रुपया दे दिए होते तो वो इंसान शायद भूख से तड़प के नहीं मरता। ये सोचने की वस्तु है, ये सोचने की बात है। यहां कहते हैं कि डेड इन 100 एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। जब कोई मर जाता है उसको कब्र की तरफ ले जाया जाता है ताबूत में भर के, तो पीछे सैकड़ों लोग चल रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रीप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। वो जो बाहें फैलती हैं मरने के बाद, वो जो आंसू निकलते हैं मरने के बाद, वो प्रेम का नकली प्रदर्शन है, वो सच में प्रेम नहीं है। ये वो लोग हैं, कुछ लोग दफन आते जाते समय रोते हैं, कुछ लोग उधर से आएंगे तो रोएंगे, कुछ लोग 1 दिन 2 दिन रोएंगे और फिर जीवन का जो पालना है, राइटर ने पहले स्टेंजा में कहा था कि जिंदगी का जो पालना है वो चलता रहता है। फिर खाना पीना खाएंगे, हो सकता है कुछ दिन नॉनवेज ना खाएं, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन के बाद नॉनवेज भी खाना शुरू कर देते हैं। जगह उनकी कभी भर नहीं सकती, लेकिन फिर भी जीवन ऐसा ही है, किसी के जाने से किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकती। ठीक है, तो आर्म्स रेज स्टिफली टू रीप्रूव, हाथ जो उठते हैं, जो प्यार का प्रदर्शन करते हैं, आर फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये प्यार का नकली दिखावा है, ये असली प्रेम नहीं है। अगले स्टेंजा में कहते क्या है, यहां ध्यान देंगे। स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखमरी। स्टार्व मतलब भूखमरी, भूख से मरना। लीफलेस तो आप समझते हैं। यहां एक वर्ड है वो ट्रॉल्स। ट्रॉल्स क्या होता है? ट्रॉल्स को आप इविल स्पिरिट समझ सकते हैं। इविल स्पिरिट्स, प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा। ये ट्रॉल जो है एक्चुअली स्कैंडिनेवियन जो लोग थे, जो यूरोपियन जो लोग थे, उन लोगों के बीच में एक माइथोलॉजी थी ये ट्रॉल्स की। जैसे हम लोग क्या होता है ना, भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात, उनके यहाँ ट्रॉल्स हुआ करते थे, प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा। ये कहते हैं कि देखो अब तो मैं बूढ़ा हो चला। जब एक पेड़ हरा भरा होता है, जब एक पेड़ हरा भरा होता है, फल लगता है, छाया होती है, तो उस पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चिड़ियाएं आके बैठती हैं। अब इसको लाइफ में कंपेयर कीजिए। देखिए अगर एक पेड़ जवान है, हरा भरा है, उसमें फल लगे हुए हैं, तो कुछ लोग उसके नीचे छाया लेने आते हैं, कुछ लोग बारिश में अपने आप को बचाने आते हैं, कुछ लोग आंधी तूफान आएगा तो उसको पकड़ के अपने आप को बचा लेते हैं। चिड़ियाएं, नाइटिंगेल, बुलबुल, तोता, गौरैया, ये सब फल फूल के लालच में आते हैं। लेकिन भैया जब वो पेड़ सूख जाए तो कोई उसमें शरण लेने जाएगा? नहीं जाएगा। कोई चिड़िया उसके ऊपर जाके बैठेगी? नहीं बैठेगी। भाई वो तो पेड़ खुद सूखा हुआ है। तो उस पेड़ के पास अगर आप चले भी गए तो आपको मिलने क्या वाला है? इंसान के जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब आप ताकतवर हैं, जब आपके पास बहुत पैसे हैं, जब आप किसी काम के हैं, तो आपके तरह तरह के रिश्तेदार आपके सामने खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग झगड़ा झंझट करेंगे तो आपको फोन करके भाई इतनी जल्दी आओ, मैटर हो गया है। कुछ लोग आपसे पैसे मांगेंगे, कुछ लोग आपसे कोई घर का काम करवाएंगे, कोई आपको कहीं जाने के लिए कहेगा। क्योंकि आप हरे भरे पेड़ की तरह हैं, सबको कुछ ना कुछ आप दे सकते हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके खुद के पास कुछ नहीं है, तो आप किसी और को क्या देंगे? तो लोग आपके पास नहीं आते। लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, अब उनका मतलब निकल गया, अब वो आपको पहचानते भी नहीं है। राइटर वही कहते हैं कि भैया मैं सूखे हुए पेड़ की तरह हूं, अब मैं मरने की स्थिति में, मैं किसी के किस काम का रह गया मैं? तो राइटर कहते हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। इस सूखे हुए पेड़, बिना पत्तों के पेड़ के पास अब भूत प्रेत पिशाच डायन जोगिन यही बैठते हैं। एक समय था, जवानी थी, हरा भरा था, सुंदर था, ताकत था, तरह तरह के सुंदर सुंदर जीव जंतु मेरे पीछे भी मंडराते थे। अब मैं किसी के काम का रह नहीं गया। दादी आती हैं, उनके भी किसी काम का नहीं रह गया।
तो राइटर कहते हैं कि इस सूखे हुए बेजान से बिना पत्ते के पेड़ के पास कोई नहीं आता, भूत प्रेत, जैसे भूतिया इमारत की तरह, खंडहर की तरह मैं हो गया हूं, भूत प्रेत सिर्फ मंडराते रहते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। वो बुलबुल जो कभी इस हरे भरे पेड़ पे फल खाने आती थी, बाबू सुना करती थी, खाना खाए कि नहीं खाए पूछती थी, अब वो भी गूंगी हो गई है, पता नहीं कहां है वो, किसी हरे भरे पेड़ पे होगी। अगर अब बुलबुल को बैठना है तो भैया किसी सूखे पेड़ पे तो बैठेगी नहीं, उसको क्या कौन सा फल उसको मिलने वाला है, तो वो बैठेगी किसी हरे भरे पेड़ पे। तो राइटर वही कहते हैं कि वो बुलबुल जो पहले मेरी डालियों पे बैठती थी, गाती थी, गीत सुनाती थी, वो बुलबुल पता नहीं कहां चली गई, गूंगी हो गई। एंड द एंजल विल नॉट कम, अब फरिश्ते, परियां, हूर ये इस सूखे पेड़ के पास नहीं आएंगे। अब अगर आएगा भी तो कौन आएगा, मृत्यु आएगी, यमराज के दूत आएंगे। बात समझ में आ रही है। अगले स्टेंजा में हम लोग आते हैं। अगले स्टेंजा में राइटर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक, मैं आपको बताता हूं। राइटर इसमें ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद। आशावाद मतलब वो ये चाहते हैं कि पूरी कविता निराशावादी ही नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण जगाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीवन का जो चक्र है, जीवन का जो पालना है, वो ऐसे ही चलता ही रहेगा, धरती खत्म नहीं होगी, रुकेगी नहीं, उस चीज को यहां समझाते हैं। और वो कहते क्या है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। वो जो सक्षम लोग हैं, वो जो ताकतवर लोग हैं, जो चाहते तो कमजोरों को, सूखे पेड़ को संभाल सकते थे, भैया अब वो लोग भी ठंडे पड़ चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं, नहीं आते। देखिए समाज में ऐसे लोग होते हैं जो लोग अगर चाहे तो समाज के बुराई को खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, भारत में जो पैसा है वो 3-4% लोगों के पास देश का सारा पैसा है। अगर वो चाहें तो वो गरीबी को खत्म कर सकते हैं। वो पहाड़ की तरह है, यहां पहाड़ की बात है, और वो पहाड़ की तरह है। वो अगर चाहे तो सारे गरीबों का कष्ट दूर कर सकते हैं, लेकिन वो इतने ठंडे पड़ चुके हैं कि उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि समाज में क्या हो रहा है, कौन भूखा मर रहा है। उसी मुंबई में गरीबों की एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है, इसको हटाने के बदले धरती का सबसे बड़ा घर उसी झुग्गी झोपड़ी के 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे बन गया। वो इंसान अगर चाहता तो एक घर के कीमत में लगभग उस पूरे एरिया, आधे देश की गरीबी को खत्म कर सकता था। 16,000 करोड़ का घर, 16,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी ठंडे पड़ चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। वो जो व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, तो जो सक्षम लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो पहाड़ की तरह है, चट्टान की तरह है, जो अगर चाहें तो अपने बर्फ को थोड़ा सा पिघला दें तो हर यात्री की आखिरी समय में प्यास बुझ जाए, वो लोग भी निष्क्रिय पड़ चुके हैं। वो भी गरीबों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को संभालने के लिए आगे नहीं आते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी टोटल कविता थी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑडेन। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है, हम लोग लास्ट प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के हम लोग लेके आएंगे। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे ईमेल पे, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चंस जेन्युइन हैं, लीगल हैं, वैलिड हैं, तो निश्चित रूप से वी विल रिप्लाई फॉर दैट।